अच्छा, अब बजटिंग का क्वेश्चन है जिसमें हम अगर देखें तो रिक्वायरमेंट में पहला रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर स्टैटिक कंपनी रोलिंग बजट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, नेक्स्ट 4 क्वार्टर। एक साथ में। 8 नंबर का ये हो गया। बाकी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं। प्रॉब्लम हमें साथ साथ पता चलती रहेंगी वैसे। गेम ये है हमारे पास कि हाँ, गेम ये है कि वो कह रहा है स्टैटिक कंपनी, ये कंपनी है, इज अ मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी। ट्रेडिशनली पहले वो ये कर रही थी, कंपनी हैज यूज द फिक्स्ड एनुअल बजटिंग प्रोसेस। वो पूरे साल का इकट्ठा एक बजट बनाती थी, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो एक पूरे साल का बजट, फिक्स बजट बोल सकते हैं, या जीरो बेस्ड बजटिंग, या इंक्रीमेंटल, कुछ भी, लेकिन वो पूरे साल का इकट्ठा बजट बनाती थी। इन विच इट सेट्स क्वार्टरली सेल्स रेवेन्यू टारगेट। अच्छा, था ये कि फिक्स एनुअल बनता था, लेकिन उनको जो दिया जाता था ना बजट, वो क्वार्टर में डिवाइड करके दिया जाता था। रोलिंग नहीं था वो था एनुअल ही, लेकिन क्वार्टरली सेल्स रेवेन्यू टारगेट्स दिए जाते थे फॉर ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइंस, यानी हर प्रोडक्ट के टारगेट्स दिए जाते थे। Historically, however, if a product line fails to reach its sales revenue target in any of the first 3 quarters, the company's sales directors, अब ये यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है। वो कह रहा है पहले ये हो रहा था कि अगर कोई आपका सेल्स रेवेन्यू का टारगेट पहले 3 क्वार्टर्स में, साल पूरे में पहले 3 क्वार्टर्स में पूरा नहीं होता था, कंपनी सेल्स डायरेक्टर एंड फाइनेंस डायरेक्टर सिंपली गो बैक एंड रिड्यूस द सेल्स रेवेन्यू टारगेट फॉर द क्वार्टर जस्ट एंडेड। ये मनूस क्या कर रहे थे, दोनों सेल्स डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर, इनको जब 3 क्वार्टर्स के बाद, 9 महीनों के बाद पता चलता था कि यार हमारे तो पिछले टारगेट्स अचीव नहीं हुए हुए, क्योंकि बोनस इनको साल के बाद मिलना था ना, तो ये जब चौथे क्वार्टर में आते थे तो पिछले क्वार्टर में जाके ना, खुद ही डायरेक्टर्स थे ना, खुद ही अपने जो टारगेट्स थे ना पहले 3 क्वार्टर्स के, वो नीचे कर देते थे, यानी अपनी सेल जितनी की होती थी उससे कम करते थे, ताकि टारगेट कम हो, अचीव ज्यादा किया हुआ, बोनस बन जाए। ठीक है, समझ आई बात? ये ऐसे करते थे पहले। और हर क्वार्टर, क्योंकि हमारी बजटिंग तो पूरे साल की हो रही है, वेरिएंस तो साल के बाद निकलना है ना। वेरिएंस जो है, यानी कि आपने अच्छा किया है बुरा, ये तो साल के बाद पता चलना है। लेकिन जब इनको 3 क्वार्टर के बाद पता चलता था कि तीनों क्वार्टर्स का टारगेट अचीव नहीं हुआ हुआ, या जिसका भी नहीं हुआ हुआ, ये अपना टारगेट जाके कम कर देते थे, ताकि हमारे कल को जब साल पूरा हो, एंड पे जाके कुछ पिछले डाटा को चेंज करते हैं बेसिकली, ताकि हमारा वो बोनस बन जाए। अब टू मेक इट लुक लाइक द टारगेट वॉज रीच, मतलब ये ऐसे करते हैं कि टारगेट से रीच हो चुका हुआ है। दे देन इंक्रीज द टारगेट फॉर फाइनल क्वार्टर। अच्छा, वो करने के बाद ना फाइनल क्वार्टर का टारगेट बढ़ाते थे, मतलब कि कंपनी ने मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कंपनी ने पूरे साल का टारगेट रखा था कि आपने पूरे साल में 1200 यूनिट्स बेचने हैं, या 1200 की सेल करनी है। 1200 की सेल का मतलब क्या हुआ कि हर क्वार्टर में कितनी सेल करनी है? 300, 300, 300, 300, ऐसे ही है ना। कंपनी ने एंड पे ये देखना कि 1200 अचीव हुआ कि नहीं हुआ, कंपनी क्वार्टरली नहीं देखेगी। कंपनी 1200 1200 ही देखेगी, ठीक है, 1200 ही देखेगी साल के बाद। लेकिन ये पे टारगेट को डिवाइड करते थे 4 हिस्सों में, 300, 300। अभी क्या करते थे, स्टार्टिंग क्वार्टर पे ये कहीं पे 250 की सेल करे, कम सेल करे, तो उस टारगेट को करते थे 240। फिर दूसरे क्वार्टर में भी अगर 260 की सेल है, टारगेट 240 कर दिया, कम कर दिया। लेकिन एंड पे तो 1200 अचीव करने। तो फिर क्या करते थे, आखिरी क्वार्टर जिसमें ये होते थे ना, उसका टारगेट बढ़ा देते थे, ताकि पूरे साल का वही बात वहीं पे आ जाए। ठीक है, तो ये है, टू मेक इट लुक लाइक इट वाज, देन इंक्रीज द टारगेट फॉर द फाइनल क्वार्टर टू इंक्लूड एनी शॉर्टफॉल इन द सेल्स फ्रॉम द अर्लियर क्वार्टर। यानी अर्लियर क्वार्टर में कोई भी अगर कोई कमी करते थे टारगेट में, तो वो क्वार्टर को आगे बढ़ा देते थे। अब आगे जब बढ़ा दी, तो अगला आखिरी क्वार्टर का जो था टारगेट बहुत ज्यादा हो जाता होगा, तो अब ये क्या करते थे, ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 अगस्त 2006, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 अगस्त, यानी स्टार्ट हुआ होगा 1 सितंबर 2005 से। दिस प्रैक्टिस मीन दैट मेंट दैट द मैनेजर्स हैड टू हैवीली डिस्काउंट मैनी ऑफ देयर प्रोडक्ट लाइंस इन द फाइनल क्वार्टर इन ऑर्डर टू बूस्ट सेल्स वॉल्यूम्स। फिर ये क्या करते थे, पहले अपना टारगेट बढ़ाते थे, फिर आखिरी क्वार्टर में हैवी हैवी सेल्स लगा देते थे, ताकि लोग आए, सेल्स वॉल्यूम अचीव हो। ठीक है, एंड मीट द इंक्रीज टारगेट्स। और टारगेट, क्योंकि कंपनी टारगेट करती होगी ना कि कितने कस्टमर को आपने बेचना है, तो वो जब सेल रेवेन्यू कम करते थे, तो जब सेल थोड़ी कम लगाते थे हैवी किस्म की, लोग बहुत आते थे, रेवेन्यू भी अचीव होता था, और वॉल्यूम तो एकदम से इंक्रीज होता था, सेल्स वॉल्यूम। इवन विद द डिस्काउंट्स हाउएवर दे शेल डिड नॉट क्वाइट रीच द टारगेट। अच्छा, ये हरकत करने के बावजूद भी पिछले साल के रिजल्ट्स के मुताबिक इन्होंने वो टारगेट अचीव नहीं किया, ये बताया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स टारगेट सेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द कंपनी हैड आल्सो इन्वेस्टेड 6 मिलियन इन द न्यू प्रोडक्शन लाइन। अच्छा, ये दे, ये बड़ा मसला हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स टारगेट सेट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर,
द कंपनी हैड ऑल्सो इन्वेस्टेड 6 million इन न्यू प्रोडक्शन लाइन इन जनवरी 2006। इसका मतलब ये है, जनवरी 2006 का मतलब कि आधा साल गुजर गया हुआ था, क्योंकि साल खत्म हो रहा है 31 अगस्त पे। तो जनवरी में कंपनी ने देखा कि टारगेट तो अचीव हो रहे हैं। सोचना था, सोचना, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मेरे पास आए 6 महीने की सेल, अच्छी कंपनी चल रही हो, टारगेट अचीव हो रहे हो, तो मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा ना कि मजीद बढ़ाऊं काम को। मैंने सोचा कि यार कोई, अगर ये चल रहा है तो चलो हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने ले ली एक 6 मिलियन की प्रोडक्शन लाइन, यानी कि नई प्रोडक्शन लाइन ले ली, नया प्रोडक्ट को स्टार्ट कर लिया, जबकि रियल इमेज तो नहीं थी ना, रियल इमेज में तो हमने टारगेट अचीव ही नहीं किए हुए थे। मैंने इसलिए प्रोडक्शन लाइन बढ़ा दी क्योंकि मेरे पहले 2 क्वार्टर्स, पहले स्टार्टिंग क्वार्टर्स जो अच्छा शो हो रहे थे, जिस वजह से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 6 मिलियन में 6 मिलियन की मशीन ले लेता हूँ, ठीक है। हाउएवर टू डेट दिस न्यू प्रोडक्शन लाइन स्टिल हैड नॉट बीन यूज्ड। भाई वो कहाँ यूज होती, जबकि बिजनेस जो है उसको जरूरत ही नहीं थी नई मशीन की। वो तो इन्होंने शो किया कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, या आखिरी क्वार्टर में खराब हो जाते तो इन्होंने वो प्रोडक्शन लाइन जो है वो एक बढ़ा दी, और मेन ओनर्स ने कहा कि ठीक है हम इन्वेस्ट करते हैं, $6 मिलियन लगा दिया। लेकिन वो मशीन अभी तक यूज ही नहीं हुई। यूज क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई उसकी यूजेज की जरूरत, उसकी जरूरत ही नहीं थी मशीन की। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स, कौन से दो फैक्टर्स, कि एक है मशीन वाला, एक मशीन वाला और एक टारगेट, हाँ डिस्काउंट वाला, जो बात सारी बात, स्टेटिक कंपनी सो अ ड्रामेटिक फॉल इन आरओआई। भाई आरओआई तो कम होना ही था, कैपिटल एक्सपेंड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में जब पैसा डालोगे तो आरओआई तो कम होगा। आरओआई चला गया 16 से 8 पे। अब कंपनी परेशान है यार, हमने मशीन भी इन्वेस्ट की है, इतना ड्रामेटिक डाउनफॉल भी आ गया है, ना मशीन यूज हो रही है, और सेल्स जो है वो सेल्स पूरी है, लेकिन पिछले साल नहीं हुई, पिछले साल नहीं हुई थी, ठीक है ना, ये मसला हुआ। अच्छा, अब हुआ ये, यहाँ से मेन ओनर आया, मेन ओनर यानी एमडी आया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, एफडी नहीं, बल्कि मेन ओनर नहीं, एमडी जो बेसिकली वहां पे जॉब पे रखा होता है, एमडी, फाइनेंस डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, ऑल हैव बीन डिसमिस्ड। सबको निकाल दिया कंपनी ने। ये जो 2 नंबरी की, इसकी बेस पे सबको निकाल दिया। टू की मेंबर्स ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दो बड़े मेन मेंबर थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, आर ऑल्सो सिक लीव्स ड्यू टू स्ट्रेस एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फॉर सम वीक्स। वो चले गए, परेशान होके छोड़ गए। उन्होंने देखा यार कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया। अकाउंटेंट्स का थोड़ी इसमें रोल था, रोल तो था फाइनेंस डायरेक्टर और सेल्स डायरेक्टर जिन्होंने ये काम किया था। अकाउंटेंट्स में से दो मेन बंदे छोड़ के चले गए और उन्होंने कुछ हफ्तों की छुट्टियां ले ली, ठीक है। अब उन्होंने जब कुछ हफ्तों की छुट्टियां ली, अब क्या हुआ, अ न्यू एमडी, एक और मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज इनएक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। अब वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसको रखा इन्होंने, हैज बीन अपॉइंटेड एज एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग न्यू एसडी एंड एफडी। एमडी को रखा और उसे बोला कि नए एफडी और एसडी रखो, सेल्स डायरेक्टर और फाइनेंस डायरेक्टर रखो। एमडी क्या बोल रहा है कि दीज मिस्टेक्स कुड हैव बीन लार्जली अवॉइडेड इफ कंपनी हैड बीन यूजिंग रोलिंग बजट्स इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग फिक्स बजट्स। वो कह रहे हैं इसका मसला हल हो सकता है कि अगर हम रोलिंग बजट्स को यूज कर लें, ना कि फिक्स बजट साल के बनाए। From now on, we will be using rolling budgets, updating our budget on quarterly basis with immediate effect। वो कह रहा है अब से फौरन आगे हमने रोलिंग बजट लगाना है। द ओरिजिनल फिक्स बजट फॉर द ईयर 31/7 ओवर विच Q1 हैज जस्ट एंडेड। अभी Q1 एंड हुआ है, लेकिन वो कह रहा है अभी से रोलिंग बजट लगाओ, अभी से रोलिंग बजट लगाओ। उसके बारे में आगे वो बता रहा है। अब उसके बारे में आगे क्या बता रहा है कि उसने बताया ये बजट है जो 4 क्वार्टर का बनाया गया था, बजट है। लेकिन अभी तक कितने क्वार्टर गुजरे? अभी तक एक क्वार्टर गुजरा है बस, अभी तक एक क्वार्टर गुजरा है बस, ठीक है। लेकिन बजट के मुताबिक सारी अमाउंट दी हुई है, प्रॉफिट्स वगैरह बताए हुए हैं। आगे बजट वाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption। बजट इस बेस पे था कि सेल्स वॉल्यूम वुड ग्रो बाय फिक्स्ड कंपाउंड परसेंटेज ईच क्वार्टर, यानी कि जो सेल्स वॉल्यूम है वो सेम परसेंटेज से इंक्रीज करेगा। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन वुड रिमेन स्टेबल ईच क्वार्टर। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जितना है, अगर 5% है, 10%, जितना भी है वो सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विल बी एट रिमेन। अच्छा, असल उसने ना यहाँ पे आपको खुद परसेंटेजेस नहीं बताई, खुद नहीं बताया कितने, हमें कैलकुलेट करनी है ये चीजें, कि वो कह रहा है फिक्स परसेंटेज रहेगी, जो भी थी उतनी रहेगी, और एडमिन वैसे ही फिक्स है। एडमिन कह रहा है एडमिन कॉस्ट वुड बी फिक्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे ही 2000 2000 2000 और 2000 है, सही है। लेकिन ये बजट के मुताबिक है। अब मसला यहाँ आया, ये है एक्चुअल रिजल्ट्स। हमने रोलिंग बजट जो तैयार करना होता है ना, वो एक्चुअल रिजल्ट से आगे करना होता है, बजट से नहीं करना होता। एक्चुअल में Q1 में क्या हुआ, रेवेन्यू कितना आया, 14096, जबकि बजट में कितना था, 13425। अच्छा अच्छा रेवेन्यू हमने बनाया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद प्रॉफिट भी बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आ गई, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2631 आ गया।
The new MD believes that the difference between the actual and budgeted sales figures of a quarter one is a result of incorrect forecasting of prices. यानी नया एमडी कह रहा है कि भाई ये जो सेल अच्छी शो हो रही है ना क्वार्टर वन में, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, ये बस ये हुआ था कि आपने जो फोरकास्टिंग की थी वो इनकरेक्ट कर दी थी, यानी आपने बजटिंग इनकरेक्ट की थी. हाउएवर दे आर कॉन्फिडेंट दैट द फोर assumptions जो ये ऊपर assumptions थी, the fixed budget was based on were correct, यानी assumptions ठीक थी. एंड द रोलिंग बजट शुड बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दीज assumptions, यानी इसी assumption पे हम रोलिंग बजट भी बनाएंगे. अब बात यह है, हमने बनाना है पहले रोलिंग बजट, प्रिपेयर द रोलिंग बजट, जिसके नंबर कितने हैं, 8 मार्क्स है. अब 8 मार्क्स का मतलब है कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है. हमने इस एक्चुअल रिजल्ट को पिक करना है और ये एजम्पशन की बेस पे उसको आगे एक रोलिंग बजट बनाना है. किसके लिए, क्वार्टर वन का बना हुआ है, यानी इससे अगला क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर और एक और क्वार्टर वन. क्वार्टर वन की बेस के ऊपर हाँ, हमने अभी जितने भी वो हैं उसको assumptions यूज करते हैं रोलिंग बजट बनाने, 4 क्वार्टर्स. बिस्मिल्लाह करो, जरा निकालो और बताओ क्या कैलकुलेशन हो. आसान है, क्वेश्चन पूरा सामने करते हैं. क्वेश्चन इतना ही चाहिए बस. क्वेश्चन सिर्फ पता कितना चाहिए, ये वैल्यूज चाहिए और ये assumptions चाहिए, बस इतनी assumptions है तुम कर. वो पीछे स्टोरी जो है ना वो सारे थ्योरेटिकल के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए. परसेंटेज निकाल, कोई भी ज्यूम कर ले. कोई भी नहीं ज्यूम कर रही, यहाँ पे निकालो ना परसेंटेज, क्या मामला आते हैं, क्या सीन है. बल्कि इस पे ना मैं तो तुम्हें बता दूं, हाँ ये तो जो पिछले बार हमने किया प्राइस चेंज हो गया था. वो ट्रांसफर प्राइस था, वो और था. ये लो बजट भी दे दिए तुम लोग, चलो. परसेंटेज थोड़ा तो हम लोगों के पास सबसे पहले तो रोलिंग बजट जब भी आएगा पेपर में, तो समझ लो क्वार्टरली कैलकुलेशन होनी है. और कोई आपके पास लास्ट पे जो क्वार्टर जो है ना वो होगा, उसी से एक्चुअल रिजल्ट से कंटिन्यू होगा. ठीक है, तो हम वैसे एक्चुअल रिजल्ट लिखते थे, एक्चुअल, या ना भी लिखे हम, वैल्यूज हैं. इसका क्वार्टर वन हो चुका है, क्वार्टर टू है, क्वार्टर थ्री है अगले का. क्वार्टर फोर है, क्वार्टर वन. हाँ, क्वार्टर, अबे क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर और क्वार्टर अगले साल का क्वार्टर वन है. अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स के बारे में वो बोला है कि वो इंक्रीज उसका वो है, लाइक जितना पहले इंक्रीज है उतना ही है. अगर हम इन दोनों सेल में इंक्रीज निकालें, कौन सी दोनों सेल में, ये दोनों सेल में 13425 और 13694, ठीक है. इसका अगर हम इंक्रीज निकालें तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं साइड पे कि इंक्रीज इन सेल्स 13694 माइनस 13425 डिवाइडेड बाय 13425 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेना, 13694 माइनस 13425 डिवाइडेड बाय 13425. डिवाइडेड बाय 13425 इंटू 100 कर लेना नहीं ताकि, सर, जरूरत नहीं है, वो 500 मार्क्स है. ठीक है. वैसे 2% तकरीबन बन रहा है. इसका मतलब हम इसको 2% ऑलमोस्ट कंसिडर कर लेते हैं और 2% ही इंक्रीज करते हैं सब में, ठीक है. अब हमें आप बता दें कि 2% इंक्रीज है. अब क्वार्टर वन की जो सेल थी अपनी एक्चुअल में 14096 थी, 14096 थी, याद है ना, मल्टीप्लाई 1.02, 2% इंक्रीज करना ना. अच्छा, मेरे इसमें ये वो उसी से डायरेक्ट क्लिक करके कर हाँ, उसे कर दो, ऐसे कर दो, उसको फिक्स करके कर दो. मैं वन प्लस कर देता हाँ, वैसे कर लो, ठीक है, समझ आ गई. अब ये पिछली सेल का 1.02, उससे अगली से फिर पिछली सेल का 1.02 और फिर उससे पिछली सेल का 0. 1.02. समझ आ गई यहाँ तक, ऐसे यही आई है. उसके बाद हम आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए. पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं. रीजन ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में मुझे बताया हुआ है. अब ग्रॉस प्रॉफिट की अगर परसेंटेज देखी जाए जो नॉर्मली हमारे एक्चुअल रिजल्ट के मुताबिक शो होगी, ठीक है, वो क्या है, 5356. जो ऊपरली परसेंटेज है वो एक्चुअल से इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि चेंज निकाल नहीं सकते, हमारे पास तो एक क्वार्टर का डाटा है, तो रेवेन्यू से लेंगे. ठीक है. तो इसलिए हमने ऊपर बजट डाटा से लिया है. लेकिन ये जो बाकी सबको जो डाटा हम फिक्स देखेंगे या वो हमने देखना जनरली, जो देखना ना कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कितनी है, नेट प्रॉफिट परसेंट कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट कितनी है, वो एक्चुअल रिजल्ट से देखेंगे. वो तो बस ये था कि जो परसेंटेज चेंज था उसके लिए दो वैल्यूज चाहिए थी, 2 क्वार्टर चाहिए थे, उसका डाटा एक्चुअल में था नहीं, इसलिए हमने वहां से देखा है, ठीक है. अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 535 डिवाइड बाई 14096 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 0.37997. अब इसको अगर हम देखो भाई, हादी भाई, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना तो मसला नहीं है. बात ये है कि जब तुम यहाँ इस साइड पे आओगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट वाली साइड पे, तो बस तुम ये करो कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए, जब मल्टीप्लाई करोगे तो बस यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 कर देना, अगर इस तरह लिखा है. और अगर पहले 100 मल्टीप्लाई नहीं किया होगा तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, सिंपल बात है. तो इसलिए टेंशन नहीं है इस पर, ठीक है. खैर, इसकी ग्रॉस परसेंटेज क्या हमारी क्या थी, 30 कितने परसेंट था ये,
37.9 मैं 38 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, फॉर द टाइमिंग 38। मैं पता क्या करूँ, हाँ 5356 को 1.3799 करूँ, नहीं 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 नहीं, सेल नहीं। को ऐसा मतलब नहीं कि जो करना। ग्रॉस प्रॉफिट किसका 30%। हाँ ग्रोस प्रॉफिट का 30%, वो एक्चुअल ने बताया ना कि 30%, 38% है, तो बस वो 38% ने यूज किया सब। सेल का 38%। हाँ, और जब ये ग्रोस प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, बाकी फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, ये आंसर आया, बस कॉपी करके पेस्ट कर दो, आपको अगले क्वार्टर से भी आंसर मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होगा ना। अच्छा आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड रिमेन, उसने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बताया कि वुड रिमेन एट द फिक्स परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो हम पहले देखेंगे कि हमारे सवाल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज का आंसर निकालने के लिए हमारे एक्चुअल रिजल्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है, 705 डिवाइड बाई 14, 200 करना तो कर लो, नहीं तो नहीं, पाँच, तकरीबन 5% है। 5% ऑफ सेल है, तो यहाँ पे भी 5% ऑफ सेल होगी, तो इसका सीधा सीधा तुम क्या करो, 0.05 ले लो। तो 0. मैं बस यही मिस्टेक करता हूँ, 5% मैं लेना, इसको 5%। 50 सर इसमें वो डॉलर लगा कर ड्रैग कर देना, डॉलर लगा देना ड्रैग। वैसे ही टैग कर देते हैं ये लोग। सर मेरे माइंड में ये चीज क्यों आई थी, मैं 505 को, हाँ नहीं, मैंने वो उसमें क्लिक किया था तुमने, डॉलर। मैंने 5% यूज किया। मेरे मेरे माइंड में सेल्स को बढ़ाया नहीं नहीं, मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। सेल्स की जिसने बोला वुड ग्रो बाय फिक्स कंपाउंड परसेंटेज ईच क्वार्टर, ये बोला है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वुड रिमेन फिक्स परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ईच क्वार्टर, दोनों बातें डिफरेंस हैं। एक है ग्रोथ, एक है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके इतने परसेंट रहेगा, ये दोनों बातें डिफरेंट है, ठीक है, समझ आ गई है। यस। उसके बाद लास्ट में क्या, एडमिन, एडमिन कॉस्ट का फिक्स रहेगी, यानी कि वो 2020 है, तो वो कॉपी होके डायरेक्ट पेस्ट होके सेम रहेगी, ठीक हो गया। और लास्ट पे क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट से करते हैं हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डिस्ट्रीब्यूशन माइनस एड, ठीक है, ड्रैग करते हैं। कॉपी और सबके वैल्यू। समझ आया, ये 8 नंबर का सवाल है। अब तुम देखो, अगर रोलिंग बजट तुम्हें आता हो तो इसमें तुम्हारा मैक्सिमम मैक्सिमम कैलकुलेशन में 15 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, अगर तुम हाँ कर रहे हो 15 मिनट में 8 नंबर, क्वाइट गुड नंबर तुम ले रहे हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। भाई 8 नंबर में यही था। 8 नंबर का ये रोलिंग बजट बनाना। अच्छा अब बाकी हम डिस्कशन भी करते हैं। वो कह रहे डिस्कस द प्रॉब्लम्स व्हिच हैव अकर्ड एट स्टैटिक ड्यू टू द प्रीवियस बजटिंग प्रोसेस एंड इंप्रूवमेंट व्हिच माइट नाउ बी सीन थ्रू द यूज ऑफ रियलिस्टिक रोलिंग बजट। पहले हमें डिस्कस करना है कि जो हमारा पहले वाला सीन था, तो पहले वाले सीन में हम क्या, सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट था हमारा कि हम फिक्स्ड बजट यूज कर रहे थे। फिक्स बजट में इजीली मैनिपुलेशन हो सकती है, जिस तरह ये लोग कर रहे थे, ठीक है। फिक्स बजट के हम जनरल भी ये लिख सकते हैं कि फिक्स बजट में मोटिवेशन होती है, शुरू में कम होती है कि यार कर लेंगे जी, और एंड पे जाके टेंशन होती है, तो वो एक हैप्पी कंडीशन बन जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एज पर द केस देखा जाए तो ये लोग जो कर रहे थे कि प्रीवियस बजट जब कम कर रहे थे तो सारा टारगेट आगे लेके आ रहे थे, उस टारगेट आगे के लाने के चक्कर में कंपनी का बेड़ा कर रहे थे, कंपनी अपने फायदे के लिए कंपनी को अपने अंदर डिस्काउंट दी जा रहे थे, और अपने फायदे के लिए वो एक एंड में एक ना वो समझ लो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती कि जिसमें बस तेजी में काम चल रहा है वो कर रहे थे अचीव करें, और स्टिल उसने बताया कि वो अचीव नहीं कर पाए पिछले साल में, ठीक है। उसके अलावा ये इशू आ सकता है कि प्रॉब्लम्स हमने बताना है प्रीवियस बजटिंग में, और क्या हो सकता है फिक्स बजटिंग में कि, हाँ फिक्स बजट का ना हम जनरल बात भी लिख सकते हैं। फिक्स बजट में ये होता है कि हमने अगर टारगेट रखा हुआ है कि 1 लाख यूनिट बनाने हैं, लेकिन अगर हम 1,20,000 बना रहे हैं, 1,30,000 बना रहे हैं, तो हम तो बजट को देख रहे हैं ना। हम अगर ज्यादा बना रहे हैं तो हम अचीव जरूर कर रहे हैं टारगेट को, लेकिन हम उसमें अपनी वो नहीं कर सकते। फिक्स बजट का एक इशू लिख सकते हैं कि हम वो कंपेरेबिलिटी नहीं देख सकते इसमें, कि अगर यही टारगेट स्टैंडर्ड नहीं बनाते ना फिक्स में, होता है कि फिक्स बजट बन गया 1 लाख के मुताबिक तो वो बना रहेगा। अब आप 1,20 बना लेते हो, ज्यादा यूनिट्स बना लेते हो, तो ज्यादा यूनिट्स पे गो ज्यादा ही आएगी ना, आपकी परफॉर्मेंस में सही नहीं होगा, ये चीज लिख सकते हो उसमें था। फिर उसके बाद ये लिख सकते हो कि फिक्स बजट में आप या तो अगर बोनसेस वगैरह देने हैं तो आप एंड पे जाके ना दो अगर आप चाहते हो, बल्कि आप क्वार्टरली बेसिस पे बोनस दे दो, ताकि जो है ना क्वार्टर का अचीव होगा। यानी इन्होंने पहले जो ये था बनाया तो इन्होंने अपनी तरफ से यही था ना, करते तो ये लोग यही थे ना कि मतलब कि चार अगर फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर है, बनाते साल का थे लेकिन क्वार्टर में डिवाइड करते थे, तो बजट जो क्वार्टर में दे रहे हैं चाहे फिक्स है पूरे साल का, लेकिन उसका जो बोनस है उसको क्वार्टरली बेसिस पे करें, ताकि मैनेजर हर वक्त टेंशन में रहे कि मुझे इस क्वार्टर का बजट भी अचीव करना है, अगले क्वार्टर का भी करना है। वैसे वो ये था 8-10 महीने वेले बैठे हुए हैं, आखिरी 2 महीनों में टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट इस पे लिख दिए, और उसने साथ 6 नंबर करना तो 3 पॉइंट इस पे लिख देंगे कि वो कह रहे हैं इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती हैं आप रियलिस्टिक रोलिंग बजट में। इंप्रूवमेंट ये हो सकती है हम बजटिंग जो है वो एक तो क्वार्टरली बेसिस कर दें,
दूसरा, हर 3 महीने बाद हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हमें जो इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है किसी भी कोस्ट को। तो हमें हमें क्लैरिटी रहेगी कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होना है, क्योंकि हम ये देखो ना परसेंटेज वाइज चल रहे हैं। तो हमें एक्चुअल में हम हमारा इस चीज पे कंट्रोल रहेगा कि एसपीएल के हर एलिमेंट पे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, हर चीज पे हमारा होल्ड है कि इतने पर इंक्रीज आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा तो इस चीज पे ऑब्वियसली हम एक्शन लेंगे, या जो भी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे या डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। और इसमें रोलिंग बजट का एक और फायदा भी लिखना है, 3 करने हैं टोटल। इंप्रूवमेंट्स व्हिच माइट नाउ बी सीन थ्रू। क्या इंप्रूवमेंट्स है देखो जरा। हाँ, इम्प्रूवमेंट ये है कि हमारे पास एक जो बंदा है ना, वो खुद जो बंदा है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट कैसे हुई? नहीं, आगे बात तालना होना, ये बंदा है। अगर ये बंदा एमडी बोल देता। हाँ, मैं कर जी जी जी, आपकी लास्ट है जी। मैं तो अच्छा, अब बात ये है कि ये इम्प्रूवमेंट, ये वो कह रहा है इस केस के मुताबिक फायदा किसका है। हमारे पास एमडी ने एक्सपीरियंस नहीं है। एमडी के हाथ में अगर पूरे साल का बजट दे दिया जाता कि वो पूरे साल का बजट बनाए, को पता तो था नहीं। पूरे साल बाद कंपनी का और बेड़ा करके होता है। इस तरह ये है कि 3 3 महीने बाद परफॉर्मेंस तो मई हो रही है ना, एमडी को खुद तो समझ आ रही है ना। और दूसरा ये कि एमडी भी एमडी खुद भी इन्वॉल्व है ना बजट के अंदर। अगर कोई ऊपर नीचे करता है तो एमडी की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। तो 3 3 महीने बाद ये फायदा है इस केस में कि नया एमडी है, तो 3 3 महीने के टारगेट्स पे चल रहे हैं, यानी 3 3 महीने बाद कंपनी उसको अप्रेस कर रही है कि वो बेहतर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर साल का होता है इसकी बजाय, यानी नया एमडी भी कहता है हम पूरा फिक्स बजट लेके चलेंगे, वो गेम सही नहीं चलती। वो साल बाद इकट्ठा बेड़ा बहुत लार्जर नुकसान हो सकता था एज कम्पेयर टू अभी से। ठीक है, अगर 3 महीने बाद फॉर एग्जाम्पल उसको लगता है कि यार ये बजट नहीं सही बना हुआ, एटलीस्ट कंपनी एक्शन तो लेगी ना, ओनर्स एक्शन तो लेंगे ना इसके ऊपर। ये चीज है। ठीक है, और क्या रोलिंग बजट हो सकता है, वैसे 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए, लेकिन और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस केस में, इस सिनेरियो में, जैसे ये स्टोरी जिसमें हमने पढ़ी है। फिक्स बजट में मैनिपुलेशन कम हो सकती है। ओह सॉरी, रोलिंग में। रोलिंग मैन्युफैक्चर में भी हर साल उसको ब्रीफ करके रोलिंग में मैनिपुलेशन कम हो सकती है। और इन्वेस्टमेंट हम सोच समझ के कर सकते हैं किसी। हाँ, और एक आया कि वो बन भी रहा है, वो होता भी एक्चुअल रिजल्ट्स की बेस पे, तो ज्यादा करीब है एक्चुअल के, यानी कि हम जब भी रोलिंग बजट बनाते हैं तो पिछले एक्चुअल लेके आगे चेंजेस करते हैं ना। तो वो बिल्कुल इसका बेनिफिट है, बिल्कुल सही बताया है मैंने सुन। और क्या बताया आपने? यही पता है। यही बताया था। मैंने ये कहता है कि जब हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट है तो हम इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करेंगे। हाँ, ये चीज वो प्रॉब्लम्स में आएगा जो इन्वेस्टमेंट कीजिए। भी अगला टॉपिक उसका है। अगला में वैसे वो बात क्या कर रहा है, अगला अगर हम देखें वो कह रहा है डिस्कस में द। डिस्कस की 6 मार्क्स तो नहीं है। 6 मार्क्स, 6 पॉइंट बोले हमने। पहले 3 मार्क्स इंक्रीमेंटल की, उस पर बोले प्रॉब्लम से। इंक्रीमेंटल में एक तो पूरे साल का बजट में मोटिवेशन नहीं होती, एम्प्लॉयज के एंड पे जाके काम करते हैं। दूसरा, ये बिजनेस के अंदर गलत डिसीजंस होते हैं, जिस तरह मशीन हमने ले ली। तीसरा, हमने ये किया कि वो जो जब आप स्टार्टिंग पे नहीं चल रहे तो एंड पे वो हो देखोगा मैनिपुलेशन ऑफ डाटा होगा बाय मैनेजर, जिससे वो कर रहे थे। 3 पॉइंट ये हो गए। फिर 3 हमने रोलिंग बजट के फायदे, ये दोनों पूछे हैं ना। वो कह रहे हैं कौन से प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस बजटिंग में थे और अभी की इंप्रूवमेंट जो आई आपको लग रही है रियल रोलिंग बजट से। तो 3 हमने वो डिस्कस किए, 3 हमने वो डिस्कस किए, 6 पूरे हो गए। आपको 6 सॉलिड पॉइंट मानने पे बात तो हुई है ना। अच्छा, डिस्कस द प्रॉब्लम्स विच मे बी एनकाउंटर्ड व्हेन स्टार्टिंग कंपनी ट्राइज टू इम्प्लीमेंट। हाँ, अब वो कह रहा है अगर नया बजटिंग सिस्टम आएगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। इसमें हम 3 से 4 प्रॉब्लम्स तो सीधी सीधी लिख सकते हैं। नए बजटिंग में, नए बजट बनाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। नए बजट के लिए मैनेजमेंट रेजिस्ट करेगी कि हम शिफ्ट करें। एमडी नया आया, ऑलरेडी इनएक्सपीरियंस्ड है, कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। 5 पॉइंट तो मैंने बता दिए। चलो 4 कर लो, टाइम एंड कॉस्ट वाला 1 पॉइंट कर लो। अब बताओ बाकी और क्या हो सकते हैं, 2 और बताने तुमको कि अगर नया बजटिंग सिस्टम आता है उसमें क्या इशू आते हैं। मोटिवेशन कम हो, वो एक्सपीरियंस नहीं है। ट्रेनिंग से मोटिवेशन होती है वैसे, हाँ। ट्रेनिंग हाँ, ये लिखेंगे मोटिवेशन तब कम होगी अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाए। बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं है लोगों की ना, उस पहले वाले दिन से हाँ, तो आती है सर। ऐसा ही है। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे माइंड में ये चीज आती है, मैं बोलता हाँ हाँ, अपने माइंड जैसे में। कि तुम पहले वाले हम लोग आदमी है ना, वो कुछ ना कुछ तो अपना इनपुट डालते हैं ना। अब वो नहीं है, जिनको ये चीज फेस करनी पड़ेगी जो एक ये चीज सारी टीम नहीं है, सारी टीम तो नहीं है। तो ये ट्रेनिंग पे बात कर ली ना, मैंने जनरल कहा एक्सटर्नल था। मैटर्स ऑफ हाँ, इंटरनल परफॉर्मेंस। इश्यूज को, जैसे पहले बंदे थे ठीक है, वो जैसे भी थे लेकिन वो कंपनी को जानते थे। नए बंदे एकदम से बजटिंग सिस्टम को चेंज, जो खुद ही कुछ नहीं पता, भी नई कंपनी में हायर हुए हैं सारे, वो कैसे करेंगे। ऊपर से मेन अकाउंटेंट्स घर बैठे हुए हैं, वो परेशान है, स्ट्रेस में थे, याद है छुट्टी पे हैं। तो कुछ हफ्तों के लिए छुट्टी पे हैं, और वो कह रहा है इमीडिएटली हमें बजट बनाना है।
बजट बनाने में प्रॉब्लम आएगा कि मेन अकाउंटेंट तो घर बैठे सो रहे हैं। और कोई पॉइंट? तो इसको हर सीजन के वो सेल्स का अप्स एंड डाउन्स का पता था, कुछ भी मैनेजमेंट उस मैनेजमेंट को नहीं पता। हाँ, जितने भी सीजनल इश्यूज थे, जितने भी इस तरह के इश्यूज थे जो कि बिजनेस में ऑफ एंड डाउन होते थे ड्यू टू सीजनल वेरिएशंस, वो पहले मैनेजर ज्यादा बेहतर जानते थे और एक्सपीरियंस जानते थे। अभी जो इनएक्सपीरियंस मैनेजर आया है, इसको इतना बेहतर नहीं पता होगा, तो ये मे बी बजटिंग करते हुए उन चीजों को इनकॉर्पोरेट ना करे, जिस वजह से बजट खराब बन जाए। एग्जाम्पल जैसे वो किसी का ब्राइडल कपड़ों का काम है। जैसे इसका काम किस चीज का है, अगर काम देख लेते हैं ना, इसका है कंज्यूमर गुड्स कंपनी मल्टीनेशनल। अच्छा, इसकी गुड्स बताई नहीं हुई उन्होंने। वो किसी का ब्राइडल कपड़ों का काम है, वो हम बना रहे हैं जनवरी के हिसाब से बजट, और सेल आती है जाकर सितंबर अक्टूबर के अंदर। ठीक है, तो एंड में तो उठना ही उठना है, ऐसे हम उसके हिसाब से तो बताएंगे सीजनल वेरिएशंस को इग्नोर किया जा रहा है, ये पॉइंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोई पॉइंट जो जहन में आ रहा हो? अच्छा, वो उसने सोल्यूशन ही खोल ली। नहीं, बात तेरी। मैंने जो पढ़ा था ना, हाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज उसको अप्लाई करना। हाँ, और देखो, इसका जो एक्चुअल रिजल्ट पे कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल नहीं होगा। रोलिंग में तो होगा यार, रोलिंग में तो एक्चुअल रिजल्ट की बेस पे तो चल रहा है। रोलिंग में तो हो। वो एक आधा पॉइंट बता दो। बनाने में ज्यादा टाइम लगाए। वो तो हमने बात कर ली, बजटिंग का टाइम ज्यादा लगेगा। और बस और पूरा ये देखते हैं, स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड तो पढ़ ही रहेंगे वो तो। एक और बता देना पहले। बताओ यार, सोचो। ये कौन सा सवाल था? स्टैटिक कंपनी था 279। सही है, बकवाटिया मैंने सिर्फ बात ये हो सकता है। एक अच्छा भाई, ये सोल्यूशन है, इसको एक मरतबा देख लें हम। हैं? ऐसा क्या कुछ कहते ऐसा हो? इशू हो रहा है। वो जब आप करवाते हैं आप एक्सप्लेन कर देते हैं जी कि सर। मैंने तो हाँ, ऐसे केसेस हम देखते हैं। केसेस को एक्सप्लेन करते हैं, हम बिल्कुल। हमारे लिए करना आसान है। पेपर में जब भी हम बैठते हैं, पहले पेपर दिए हैं लगभग रेलवे की। अच्छा, जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें पेपर के अंदर वो एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई तो हमारे ऊपर से गुजर रही होती है। हाँ, तो तो इसकी क्या हाल है? इसका हल ये है कि इसके लिए आप जो आप कह रहे हो ना, 20-25 हजार अपने करने हैं, उसके हर केस को पढ़ो पहले। उस केस को समझो, इंडस्ट्री समझो, कंपनी समझो, कंपनी के हालात समझो। ये तीन चीजें समझो। इंडस्ट्री, अगर ओके। कभी अगर वो बताता ना इंडस्ट्री इस चीज की है, अभी ब्राइडल ड्रेस की बात की है। इंडस्ट्री समझो, कंपनी समझो, कंपनी के अंदरूनी हालात समझो। जैसे भी हमने इंडस्ट्री समझी, इंडस्ट्री के बारे में नहीं बताया होता, उन्होंने कहा फूड है, वो फूड नहीं, प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कंपनी के बारे में बताया हुआ था, और कंपनी के हालात के बारे में बता दिए, तो समझ आ गई। आधे से ज्यादा टेंशन वैसी खत्म हो जाती है। बस मुझे वो तो कहते हैं ना, मुंह से बात नहीं निकल रही, वो इशू आता है कि क्यों नहीं लिखी जा रही। यार, ये चीज है। आपके हाथ हाँ, में ऐसा बैठ ही है, गए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक लड़के ने बोला, बिल्कुल सही बात बोली, साथ साथ रफ नोट्स बनाना ये तो बिल्कुल जरूरी है कि आपके सामने सीआर होगा ना, आपके सामने पेज हो, आपको गिवन होगा, जब केस पढ़ो उसको हाईलाइट करके उसके कोई पॉइंट ज्यादा लिखने हैं, यानी निकालनी है, वो एक्सट्रैक्शन करनी है डाटा की पहले से। बार बार सवाल थोड़ी पढ़ोगे तुम लोग, तो पहले तुम्हें कंपनी के बारे में पता हो नोट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स जो उसको फेस करने पड़ेंगे हम देखने लगे हैं। द यूज ऑफ फिक्स बजटिंग हैज कोज सीरियस प्रॉब्लम एट स्टैटिक कंपनी. The fact they were using inaccurate sales forecast figure led them to invest in production line. हमने इस प्रॉब्लम के बारे में तो बात ही नहीं की, जो याद नहीं, मतलब पढ़ते हुए की थी लेकिन अभी नहीं की प्रॉब्लम में। इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे गलत प्रेडिक्शन की वजह से, यानी कि वहां पे जो उसने किया था कि गलत सेल फोरकास्ट की वजह से मालिकों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिस वजह से आरओसी कम हो गई, जिसकी जरूरत नहीं थी, तो इतना बड़ा कंपनी को प्रॉब्लम आया, इवन दो दे न्यू देवर इनएक्यूरेट, हालांकि वो गलत था।
दिस अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट कोस्ट देम 6 मिलियन एंड कोस्ट आरओआई टू हाल, यानी कि उनका आरओआई नीचे आ गया. Had rolling budgets been used at the time and used properly, the sales forecast for remaining quarters would have been adjusted to reflect the fall in demand and the investment would not have been made. देखो मसला पता है क्या है? इन्वेस्टमेंट हुई जिसकी जरूरत नहीं थी, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी, ठीक है. अच्छा, अब देखने में आपको जो है ना, जब आप फॉर एग्जांपल ये करोगे से अपनी जनरल एक मैं वैसे पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपके सेल्स का कोई टारगेट है, ठीक है, आपने टारगेट पहले 3 क्वार्टर्स में कम रखा, ठीक है, आपको तो यही लग रहा है ना कि मालिकों को तो यही लग रहा है कि डिमांड गिर गई है हमारी. हालांकि गिरी नहीं है, गिरी नहीं है. वो भी एक पॉइंट है कि फॉल इन डिमांड की बात करेंगे कि हमारी जो डिमांड गिरी, जनरल एक पॉइंट बता रहा हूँ, अलग से लिख सकते हो उसमें कि आप अपनी मालिकों की नज़र में, शेयर होल्डर की नज़र में हमारी डिमांड गिर रही है शुरू शुरू क्वार्टर में, ठीक है, क्योंकि वो देखेगा जब कि स्टार्टिंग क्वार्टर में जब वो देखेगा तो देखेगा कि डिमांड गिर रही है. और उन्हीं दिनों में उसने इन्वेस्टमेंट भी कर दी, जिस उस इन्वेस्टमेंट में भी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का कोई काम नहीं है. यानी कि वो देख रहा है कि हम अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करें, लेकिन दूसरी साइड से असल में सारा झूठ है. असल में ये था कि टारगेट इन्होंने खुद अचीव नहीं किए, यानी कि अचीव कर सकते थे, वहां से फेक बोनसेस भी निकलवाए. ये सारे प्रॉब्लम्स बता रहा है कि ये फिक्स बजटिंग की, फिक्स्ड बजट की क्या प्रॉब्लम्स हैं. कि दूसरी साइड पे स्टोरी ये नहीं, दूसरी साइड पे सारा इनएक्यूरेट था. कि मतलब इन्होंने टारगेट्स कम करके पहले बोनसेस अपने क्लेम करवाए, यानी कि ऐसा क्लेम नहीं करवाया कि डायरेक्टली क्वार्टरली नहीं मिल रहे थे, लेकिन एंड पे जाके वो जो डिस्काउंट दिए और सेल्स वगैरह की, ये इशू किए. यानी आपने 3 कैटेगरीज है यहाँ पे. एक कैटेगरी आपने बात करनी है कि मैनेजर्स ने क्या किया. मैनेजर्स ने टारगेट स्टार्टिंग में कम करके अपने आप को बनवाया. असल में जब सेल, वैसे तो टारगेट इनका ज्यादा था, मतलब कि अगर देखा जाए तो वैसे इनका टारगेट जो था जैसे 1200 का था वो पूरा अचीव नहीं हुआ. पिछले साल उन्होंने कहा था कि जैसे पूरे साल इन्होंने इवन की डिस्काउंट दिया फिर भी टारगेट अचीव नहीं हुआ. उससे मालिकों को अगले साल ये लगा कि अपनी डिमांड गिर गई है. और तीसरी चीज जो ये इस सवाल में इन्वेस्टमेंट वाली बात वो जरूर करनी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है. अच्छा, एक चीज के अंदर मैं पढ़ रहा था पहले कि इनएक्यूरेट, ये वाली बात, इनएक्यूरेट सेल फोरकास्ट वुड हैव लेड टू बिजनेस टू गेट देयर स्टाफिंग लेवल्स एंड मटेरियल परचेजिंग लेवल रॉन्ग एज वेल. देखो, आपने फोरकास्ट जब चेंज किया तो आपकी बिजनेस में आप देखते हो कि मेरी सेल कितनी हो रही है, सेल्स बढ़ती है तो स्टाफ बढ़ाते हो, सेल्स कम होती है स्टाफ कम कर देते हो, इसी तरह मटेरियल भी उस लिहाज से मंगवाते हो. जब आपने सेल फोरकास्ट ही इनएक्यूरेट रखा हुआ था, यानी कि उसको गलत कर दिया था, तो अब स्टाफिंग लेवल और मटेरियल लेवल भी रॉन्ग हो गए. यानी जो आपके पास ऑलरेडी हैं फिर मालिकों को तो यही लगेगा कि इनकी जरूरत नहीं थी, रखे क्यों थे फिर, ठीक है, वो कहेंगे एक्स्ट्रा, हालांकि उसकी जरूरत थी, लेकिन इन्होंने मैनेजर से सही काम नहीं किया. बात थी कि वो मैनेजर खुद सही काम नहीं कर रहे. ओनर को बैठ के लग रहा है कि शुरू में एंड में जो लग रहा था कि मतलब ये अचीव कर लेंगे या जो भी साल के उसने आके देखा, पता चला कि पहले 3 महीने में इन्होंने टारगेट नीचे किए हैं, आखिरी क्वार्टर पहले 3 क्वार्टर में टारगेट नीचे किए हैं, आखिरी क्वार्टर में टारगेट बढ़ाया है, ठीक है, ताकि अचीव हो जाए, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया. असल में जो पिछले साल में इन्होंने किया ना, उसकी हरकत के बारे में सारा बता रहा है, उनके प्रॉब्लम्स बता रहा है. तो उसकी वजह से जो मटीरियल जो हमारे पास था और जो स्टाफ था वो उतना रिक्वायर्ड था या नहीं था, वो भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपके फोरकास्ट चेंज हुए, सेल्स चेंज होती है सारी, आपकी स्टाफिंग लेवल मटेरियल सब चेंज हो जाता है, क्योंकि इसी की सेल्स की बेसिक आपको पता है, बजट बजट बनना सेल्स से स्टार्ट होता है. पहले सेल्स वाले से पूछना जाता है कितना बेचोगे, फिर बताया जाता है इतना बनाओ. ऐसे ही करोगे ना, पहले बनाओगे थोड़ी. सेल्स सेल्स बताएगा कि मैं इतना बेचूंगा, तभी उतनी प्रोडक्शन आप निकालोगे ना. दिस टू विल हैव अ कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट द बिजनेस मनी, यानी ये अब स्टाफिंग लेवल ऊपर नीचे होगा, उस बिजनेस में पैसों का इशू होगा. दे वर फोर्स टू हैवीली डिस्काउंट, अब ये वाला पॉइंट आया, देयर गुड्स इन ऑर्डर टू ट्राई टू रीच देयर टारगेट्स एट द एंड ऑफ ईयर. अब एंड ऑफ ईयर में उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम टारगेट्स को बढ़ाएं, विच वॉज सिंपली अनरियलिस्टिक, क्योंकि अनरियलिस्टिक था, क्योंकि पहले उन्होंने खराब कर दिया सारा काम. इट कैन ओपन बी डिफिकल्ट टू पुट प्राइसेस बैक अगेन. अच्छा, ये भी बड़ा मसला है. अब मैं तो एग्जाम्पल बताता हूँ. अभी हम लोग जब कभी सेल लगाते हैं, अपनी प्राइस नीचे करते हैं, हम तो खुशी खुशी कर देते हैं, सेल सेल जनरेट भी हुई थी. अब पता क्या होता है उसकी वजह से, हमसे 2 महीने बाद आके बच्चा बोल रहा होता है, सर आपने वो सेल लगाई थी, वो सेल भी आज भेज दें. हम उसे कहते हैं भाई सेल कभी गुजर गई, ये खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया सर. अभी वकास मेरे सामने बैठे हैं, अभी मुझे बोल रहे थे कि मैं 4 महीने बाद आऊंगा, आपकी आज सेल लगी है 2 दिन की, लेकिन ये 2 दिन की सेल में आपने मुझे 4 महीने बाद लेक्चर देने हैं. अब एक जनरल बात आ रहा, अब कस्टमर की नजर में क्या होगा, जब ये आखिरी क्वार्टर में 3 महीने के लिए, मैं एक दिन की बात आ रहा हूँ कि मैं एक दिन सेल लगाता हूँ तो 4 दिन उसका इफेक्ट होता है, 3 महीने जब वो हैवी डिस्काउंट देंगे, तो तुम्हें क्या एक्सपेक्ट लगता है कि अगले 9 महीने लोग खरीदेंगे आगे क्यों कहेंगे आखिरी 3 मिनट से लगनी लगनी हम कब ले हम लेंगे. तब ले लेंगे. जिस तरह अक्सर ब्रांड्स पे जो है, ये जब ठंड से पहले एक आती है यार, ये ब्लैक क्लियर सेल. इस टाइप की कोई आती है, मतलब कोई वाइट फ्राइडे, कोई ब्लैक फ्राइडे, इस टाइप का कुछ. तो अब ये सेल आती है नवंबर में,
हर बंदा वेट कर रहा होता है, तो नवंबर की स्टार्टिंग डेट्स की सेल इनकी होती ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वो सेल होती है उस दिन तुम लोग रास्ते को अल्लाह माफ करे, जो लड़कियों के जो हैं कपड़े वगैरह कपड़े ऐसे वो फैले होते हैं कि मतलब कि इतनी सेल होती है कि अच्छा भला जो है ना उसमें इंक्रीज इन सेल आता है। तो बात ये होती है कि ये सेल ड्रामेटिक डिक्रीज या ड्रामेटिक ड्रामेटिक डिस्काउंट जो दे रहे हैं ना, ये इफेक्ट करते हैं बिजनेस के ऊपर एट लास्ट। कस्टमर का माइंड कस्टमर का माइंडसेट चेंज करते हैं और वो बिजनेस का एटलास नुकसान है लेकिन अपना फायदा कर रहे हैं। हाउएवर, ये लिखा हुआ है आगे बताया हुआ है, हाउएवर द एक्चुअल रिजल्ट्स फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर सजेस्ट दैट प्राइस हैव इंक्रीज्ड अगेन व्हिच इज फॉर्चुनेट। अच्छा, जैसे ही मेरा आखिरी क्वार्टर पूरा होता है, अगला साल स्टार्ट होता है, मैं फिर से वही काम करना शुरू कर देता हूँ, प्राइस नॉर्मल रख दी। देखो तुम सोचो, इनके पहले 3 क्वार्टर की सेल हो सकता है इस डिस्काउंट की वजह से इनके टारगेट्स ना अचीव हो रहे हो। हम्म उल्टा सोचो, इस आखिरी 3 महीने की वजह से इनके पहले वाले 3 महीने के टारगेट्स हर हैं बंदा पहले कहता तीन होगा क्वार्टर। एंड पे लेंगे। हर बंदा कहता होगा एंड पे सेल देंगे, या ज्यादा सेल एंड पे फॉल करती होगी।